अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे मैं बात करूंगा, वो है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के मुतल्लिक और स्पेशली हसन अली के बारे में मैं बात करूंगा। जिस तरह लास्ट मैचेस में उनको देखा है, उनकी सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम में और उसके बाद जब उन्होंने बॉलिंग कराई है तो वो ऑलमोस्ट जो उनका एक तो उनका वो अपने रिदम में नहीं थी और दूसरा जो बॉलिंग उनकी स्ट्राइड जब वो बॉल डिलीवर करते हैं तो वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुके होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा फेलियर है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो पाकिस्तान का जो कोचिंग प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान के कोचिंग का सिस्टम चला रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। मैं बार बार क्यों इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आपके पास नेचुरल टैलेंट बेताशा आता है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से एक लंबी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में फजल महमूद से लेकर वसीम अकरम, इमरान खान, सरफराज नवाज, उसके बाद अब तक शुएब अख्तर और अब तक बड़े एक इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आते रहे हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, दुनिया में वो नंबर 1 पर रहे हैं। मगर अब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास फास्ट बॉलर्स की एक लंबी लाट आ रही है। मैं कोई पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में कोई 10-15 बॉलर्स ऐसे गिनवा सकता हूँ जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलर थे और जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ऊपर जाकर क्रिकेट खेल सकते थे, वो तीनों फॉर्मेट में सक्सेसफुल हो सकते थे। मगर उनके माइनर से जो उनके एक्शन में फॉल्ट थे, जो थोड़े से प्रॉब्लम थे, अगर कोई कुछ पढ़े लिखे लोग होते जो कि ह्यूमन अनाटमी के मतलब जानते, जो बॉडी मैकेनिक्स के मतलब जानते, जो फास्ट बॉलिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो मसल मेमोरी है उनके बारे में जानते, जो उनको फास्ट बॉलिंग की जो साइंस है उसके बारे में उनको नॉलेज होती, तो वो डेफिनेट उनके जो छोटे मोटे जो इश्यूज़ थे वो उनको बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको रिकवर कर चुके होते और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एसेट बन सकते थे। इसमें सबसे पहले मैं दूंगा मूसा खान के एग्जांपल, जिनको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खिलाया गया और उसके बाद फिर नायल कोचेज़ की वजह से वो सिस्टम से आउट हो गए। उस्मान शनवारी इनका दूसरा शिकार बने, पाकिस्तान के नायल कोचिंग स्टाफ का, मैनेजमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया का। तीसरा शिकार इनका बने एहसान उल्लाह, जो कि एक बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, 155 तक वो टच कर सकते थे और वो बड़ा एक एसेट बन सकते थे। मगर उनके जो बॉडी मैकेनिक्स थे और जो बॉलिंग मैकेनिक्स थे उनमें एक छोटा सा इशू था जिसको ठीक करना था। मगर उन जो जो नायल और जायल पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट है, उससे एक छोटा सा इशू वो मैनेज नहीं हुआ और वो बिल्कुल सिस्टम से आउट हो गए। उसके बाद अगला इनका जो शिकार था वो मोहम्मद हसनैन था। उसको बार बार इंजरी होती रही, बार बार अनफिट होते रहे, बाहर जाते रहे वो, और वो आस्ता आस्ता वो भी सिस्टम से आउट हो गए। फिर उनके बाद आपका जो खुरम शहजाद था, एक आपने फास्ट बॉलर देखा होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक टेस्ट मैच खेला है और वो 5-6 साल पहले एक लॉर्ड प्लंदर का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें पहली दफ़ा देखा तो वो मैंने देखा था और वो स्टंप से अवे जा रहा था और 6 साल के बाद जब उसको मैंने दोबारा देखा पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए तो उसका सेम इशू अभी तक बरकरार था और उसी वजह से वो साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हुआ और वो सिस्टम से आउट हो गया। उसके बाद आपका अगला शिकार बने आपके जो फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, जिनको लेगामेंट इंजरी हुई। लेगामेंट इंजरी को कैरी करते रहे आपका नायल कोचिंग स्टाफ, नायल आपका मेडिकल स्टाफ उनको लगातार लेकर फिरता रहा और फिर जब 6 महीने के बाद तशखीस हुई कि उनका लेगामेंट इंजर्ड है तो फिर उनको इंग्लैंड भेजा गया, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा कर आए और फिर उससे बड़ी नेग्लिजेंस ये हुई कि उनको उसी इंजरी में प्री मेच्योर उनको वापस वर्ल्ड कप में लाया गया और उसके बाद फिर उनकी जो पेस आपके सामने है कट डाउन हो गई, क्योंकि उन अपना जो मेजर वो बॉडी पार्ट था, जो लेगामेंट था, जिस पे उनका सारा वेट ट्रांसफ़र होता था, उसको सेव करने के लिए उन्होंने जो उसको साइड पे कर दिया और उस वजह से जो उनका सारा बायोमैकेनिक्स था वो चेंज हो गया। उसके बाद उनकी जो पेस थी वो भी 10 से कोई जो 15 यार्ड है वो नीचे चली गई। अब वो 130 से 132 पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ नसीम शाह की रोटेटर का इंजरी हुई, वो भी इसी तरह स्ट्रगल करते रहे और अब उनकी भी कोई ऑलमोस्ट 10 यार्ड जो पेस है वो कट डाउन हो चुकी है और वो भी T20 एक स्पेशलिस्ट बॉलर बन चुके हैं। तो एक लंबी लाट तो पाकिस्तान के पास है मगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उनको बायोमैकेनिकली उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उनके मैकेनिक्स को दुरुस्त नहीं किया गया और उस तरह वो सिस्टम से आउट हो गए और एक पाकिस्तान का एक बहुत ही कीमती असासा जो था वो ज़ाया हो गया। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट था वो मेरा ख्याल है कि अभी आपने हसन अली को देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने ये मैच खेला है, तो उस पर मैं बात करूंगा कि उनकी जो दोनों लेग्स हैं वो कोलैप्स कर रही हैं। आज से कुछ 7-8 साल पहले मुझे हम एक इस्लामाबाद में मैच खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास का, हमारा पोर्ट कासिम का था और शायद ये उस वक्त स्टेट बैंक से या इस्लामाबाद से खेल रहे थे। तो उस वक्त भी उनको ये मैंने आइडेंटिफाई किया था कि अगर आपने इस फॉल्ट को दुरुस्त ना किया तो आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी
और फिर उनको मैंने एक दो टेक्निक्स भी उसकी बताई थी, मगर उसके बाद उसके कोचेज़ ने इंटरफेयर किया और फिर दोबारा वो उसी टेक्निक पे वापस आ गए। और अभी आपने देखा होगा कि जो अभी आयरलैंड में एक आध मैच उन्होंने खेला है, उसमें उनकी दोनों जो बैक लेग थी वो भी कोलैप्स कर रही थी और जो फ्रंट लेग थी वो भी कोलैप्स कर रही है। अब होता इससे क्या है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका उसमें जब आपका जो मोमेंटम सही बरकरार नहीं रहता आपके रनअप का, किसी ना किसी इंजरी की वजह से, किसी ना किसी मसल्स की वीकनेस की वजह से, तो फिर आप क्या करते हैं, आप तेज़ भागना शुरू कर देते हैं, आप अपने बाजू को तेज़ मूवमेंट देना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि जब आप स्ट्राइड लेते हैं, स्ट्राइड के बाद जब आप स्टे करते हैं आपकी बैकफुट लेग पर, तो वो बैकफुट लेग आपकी कोलैप्स हो जाती है। और बैकफुट जो लेग है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी बॉलिंग। जितना आपकी जो बैकफुट लैंडिंग होगी वो स्ट्रेट होगी और जो आपका जो नी है वो बेंड नहीं होगा, तो उतना ही आपका जो आपका वेट है वो बैलेंस ठीक रहेगा और आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा और फिर आप एक मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं। फिर जो आपकी हाइट है, फ़र्ज़ किया जिस तरह हसन अली की हाइट 6 फीट है, तो वो मैक्सिमम अपनी हाइट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर वो अपनी बैकफुट लैंडिंग को बेहतर करें। मगर हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनकी जो बैकफुट है वो भी कोलैप्स कर गई और उसके बाद जो उनका फ्रंट नी था वो भी कोलैप्स करता गया। अब 6 फुट का एक बॉलर है, टॉल है, उसको चाहिए कि जब वो बॉल डिलीवर करे तो उसका जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट इस्तेमाल करे, उसको कम से कम 7 फुट से डिलीवर करना चाहिए। मगर हुआ क्या कि वो जब उनकी दोनों लेग्स कोलैप्स हुई हैं तो वो बजाय कि मज़ीद हाइट से डिलीवर करने के वो डाउन से डिलीवर कर रहे हैं। और आपको मैं पिक्चर में शो करूँगा कि उनकी जो मैक्सिमम जब वो डिलीवर कर रहे होते हैं बॉल को, तो उस वक्त उसकी जो हाइट रह जाती है वो ऑलमोस्ट कोई 4 फीट रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि फेलियर स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मैनेजमेंट की, कोचिंग स्टाफ की, और वो लोग स्पेशली जो कोचिंग सिस्टम चला रहे हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो बच्चे आते हैं उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, स्पोर्ट्स साइंसेज उन्होंने पढ़ी नहीं होती, उनको बॉडी मैकेनिक्स का नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कितना फ़ायदा लेना है, जो हमारी इंटरनल फोर्सेस है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, सेंटर ऑफ द मास क्या है जिससे हम मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं, बैक फुट लैंडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रंट फुट लैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर दोनों जो फ्रंट और बैक फुट के दरमियान में जो स्ट्राइड आपकी लिमिट है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप उससे मैक्सिमम फोर्स यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसी वजह से जब वो इन चीज़ों को मुकम्मल वो सॉल्व नहीं कर सकते, और उनका कोई ऐसा बंदा भी नहीं होता जो, और क्योंकि सारे के सारे तो मैट्रिक फेल है, उनको पता ही नहीं है बॉलिंग की साइज होती क्या, वो सारे ओब्लाइज किए होते हैं, कोई किसी चेयरमैन का रिश्तेदार होता है, कोई किसी चेयरमैन के दोस्त का रिश्तेदार होता है, कोई अकेडमी के डायरेक्टर का दोस्त का रिश्तेदार होता है, कोई किसी रीजनल प्रेसिडेंट के दोस्त का रिश्तेदार होता है, कोई उसका गेट आउट होता है, कोई किसी और का होता है। तो इस तरीके से लॉबीज़ बनी होती हैं जो हमारे जितना भी नेचुरल टैलेंट आता है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा फेलियर है वो पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ का। उसके बाद जो आपका सेकंड टाइप आता है कि जो आपके बॉलर्स आते हैं बेचारे, उनका इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता कि इस पर काम किस तरीके से करना है। तो अगर मैं हसन अली को अभी भी कहता हूँ कि अगर वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें तो उनका जो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग कैरियर है वो आगे बढ़ सकता है, काफ़ी लंबा हो सकता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है वो किसी नॉलेजेबल बंदे के पास जाएं और उससे वो अपना ये जो इशू है उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में मैं किसी और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी या नसीम शाह के बारे में बात करूँगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।